नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। क्या जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी की मांग मानने के बावजूद बीजेपी घबराई हुई है? क्या यूपी में अखिलेश यादव के पीडीए अभियान ने बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसका दी है? आखिर यूपी में क्यों जारी हुआ जाति रैलियों पर रोक का फरमान? क्या यह हाईकोर्ट के आदेश का सिर्फ पालन है या फिर बीजेपी अपने लिए कोई सुरक्षा कवच तलाश रही है? और जाति रैलियों पर रोक लगाने वाली बीजेपी जाति प्रथा को तोड़ने की बात क्यों नहीं करती? योगी आदित्यनाथ ने क्यों कहा था कि उन्हें क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर गर्व है और पीएम मोदी बार बार खुद को ओबीसी होने की दुहाई क्यों देते हैं? मिलेंगे इन तमाम सवालों का जवाब हमारे इस वीडियो में। तो सबसे पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश। फिलहाल ये कुछ तस्वीरें हैं। कार के पीछे क्षत्रिय, ब्राह्मण, जाट ये सब लिखा जाना आजकल बड़ा आम हो चुका है। आपने देखा होगा, कई बार थोड़ा अजीब भी लगता है। लेकिन अब एक आदेश जारी हुआ है। यूपी सरकार के मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से 21 सितंबर की देर रात एक ये आदेश जारी हुआ है। मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार। इसमें सभी जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे जातिगत आधार पर होने वाली रैलियों को तत्काल प्रभाव से रोकें। इसके साथ ही पुलिस रिकॉर्ड में जाति का उल्लेख और सार्वजनिक स्थानों पर जाति आधारित चिन्हों यानी वाहनों पर जाति सूचक स्टिकर या स्लोगन को हटाने का भी आदेश दिया गया है। इसके पीछे वजह बताई गई है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक आदेश। ये निर्णय उच्च न्यायालय के एक निर्देश का हिस्सा है जिसमें कहा गया था कि जाति का सार्वजनिक प्रदर्शन समानता और बंधुत्व जैसे संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करता है। जस्टिस विनोद दिवाकर ने अपने आदेश में कहा है कि जाति आधारित रैलियां और सार्वजनिक प्रदर्शन ताकत का प्रदर्शन है जो धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय अखंडता को कमजोर करते हैं। अदालत ने इसे राष्ट्र विरोधी करार देते हुए ये भी कहा है कि ये प्रथा ऐतिहासिक श्रेष्ठता और आधुनिक असुरक्षा की भावना को दिखाती है। जस्टिस दिवाकर ने 16 सितंबर को यह आदेश दिया था और इस आदेश में क्या महत्वपूर्ण बातें थी ये अब आपको बताते हैं। पहले उन्होंने कहा है कि पुलिस रिकॉर्ड में जाति उल्लेख जो किया जाता है उसे रोका जाए। उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया गया है कि पुलिस जांच, एफआईआर और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों जैसे शिकायतकर्ता, आरोपी या गवाहों के रिकॉर्ड, इन सब में आरोपी या अन्य पक्ष की जाति का उल्लेख बंद किया जाए। इसे कानूनी भ्रम करार देते हुए कहा गया है कि संवैधानिक नैतिकता इससे कमजोर होती है और जातिगत पूर्वाग्रहों को बढ़ावा मिलता है। अपवाद केवल SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों में ही लागू होगा। जाति प्रदर्शन पर प्रतिबंध यानी कोर्ट ने वाहनों, साइन बोर्ड या सार्वजनिक स्थानों पर जाति नाम स्टिकर या जाति आधारित स्लोगन प्रदर्शित करने को राष्ट्र विरोधी बताया है और कहा है कि इससे जातिगत संघर्ष भड़कता है। उन्होंने मोटर वाहन नियमों में संशोधन की सिफारिश की है ताकि निजी और सार्वजनिक वाहनों पर ऐसे प्रदर्शन पर जुर्माना लगाया जा सके। इसके अलावा सोशल मीडिया और राजनीतिक रैलियों पर भी रोक की बात कही गई है। कोर्ट ने इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक रील्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जाति गौरव या आक्रामकता को बढ़ावा देने वाले कंटेंट को इको चैम्बर बताया है जो ग्रामीण मर्दानगी और पुरानी सम्मान संहिताओं को रोमांटिक बनाता है। उन्होंने सोशल मीडिया की निगरानी और जाति आधारित नफरत फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। इसके अलावा जाति आधारित राजनीतिक रैलियों को प्रगतिशील भारत के खिलाफ बताया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा है कि जातियां राष्ट्रीय विरोधी हैं क्योंकि वे जाति और जाति के बीच ईर्ष्या और वैमनस्य पैदा करती हैं। गर्व चरित्र में होना चाहिए, न कि वंश में। जस्टिस विनोद दिवाकर 23 फरवरी 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज बनाए गए थे। इसके पहले 2017 में यूपी की योगी सरकार ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त किया था। संभव है कि उस दौरान उन्हें यूपी के सामाजिक जीवन में जाति के बढ़ते दबदबे को देखकर निराशा हुई हो। इस फैसले के जरिए उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की याद दिलाई है जिन्होंने कहा था कि जाति के रहते भारत वास्तव में राष्ट्र नहीं बन सकता, यानी जाति प्रथा का नाश होना चाहिए। योगी सरकार ने फैसले के 5 दिन के अंदर ही शासनादेश जारी कर दिया जिसके तहत अब यूपी में जाति आधारित रैलियां
नहीं हो सकती या फिर जाति को लेकर शक्ति प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि क्या योगी सरकार के वे मंत्री भी हटाए जाएंगे जो सीधे सीधे जाति आधारित पार्टियों के नेता हैं? ऐसे एक नहीं अनेक हैं। कुछ से आपकी मुलाकात करवाते हैं। संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर यूपी के मंत्री हैं। संजय निषाद, इनकी पार्टी का नाम ही निषाद पार्टी है, यानी ये निषादों का, मल्लाहों का राजनीतिक मंच है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद मार्च 2018 में गोरखपुर लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हुआ। उस समय निषाद पार्टी ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया, जिसका प्रत्याशी चुनाव जीत गया। गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की जीत यानी योगी आदित्यनाथ की किरकिरी। आखिरकार 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले निषाद पार्टी को एनडीए में शामिल कर लिया गया और ऐसे ही एक मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी हैं। उनके बयानों से अक्सर काफ़ी विवाद होता रहता है। उनकी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी राजभर जाति की एकता का एक मंच बताया जाता है। वे समाजवादी पार्टी के साथ थे पहले और उस समय योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आग उगलते थे। उनकी पार्टी को भी एनडीए में शामिल करके मंत्री पद दे दिया गया। एक और नेता से मिलिए, ये हैं जितिन प्रसाद। जितिन प्रसाद इस समय मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री हैं, यानी केंद्र में। पहले कांग्रेस में थे। 2004 और 2009 का लोकसभा चुनाव जीता इन्होंने। फिर उस जमाने में केंद्र में मंत्री बनाए गए, बिल्कुल युवावस्था थी। फिर 2014 में लोकसभा चुनाव हार गए और 2017 में विधानसभा का चुनाव भी हार गए। ऐसे में इन्हें अपनी जाति यानी ब्राह्मणों की याद आई और इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाया और 2020 में ब्राह्मण चेतना परिषद का गठन किया। उसके तहत जगह जगह कार्यक्रम हुए और बताया गया कि योगी सरकार तो ब्राह्मणों के खिलाफ न जाने कितना अत्याचार करती है। आखिरकार 2021 में इन्हें बीजेपी में शामिल कर लिया गया, विधान परिषद का सदस्य बनाया गया और फिर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री। अब बीजेपी की टिकट पर 2024 में लोकसभा का चुनाव जीता है जितिन प्रसाद ने और अब ये केंद्र में मंत्री हैं। तो एक साफ पैटर्न नजर आता है, अपनी जाति को संगठित करो, उसका एक वोट बैंक बनाओ और बीजेपी से इनाम हासिल कर लो। ऐसे में बीजेपी की योगी सरकार जब जाति रैलियों पर रोक लगाने की बात करती है तो भरोसा नहीं होता कि वो वाकई जाति की राजनीति नहीं चाहती। यूपी सरकार जातियों के शक्ति प्रदर्शन से इसलिए घबराई हुई है क्योंकि विपक्ष ने जाति की शक्ति को सामाजिक न्याय की धार दे दी है। राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी ने इस मोर्चे पर एक कड़ी चुनौती पेश की है और ये चुनौती सिर्फ बीजेपी के सामने नहीं, आरएसएस के सामने भी है। राहुल गांधी सामाजिक न्याय का प्रश्न जोर शोर से उठा रहे हैं। वे आंकड़ों से साबित कर रहे हैं कि दलित और पिछड़ी जातियों को शासन प्रशासन में वो हक नहीं मिला जिसका संविधान ने उनसे वादा किया था। इसकी सच्चाई पता लगाने के लिए वे जाति जनगणना की मांग कर रहे थे, कह रहे थे कि इससे पूरे समाज का एक्सरे होगा। इस मांग का बीजेपी ने खूब मजाक उड़ाया। 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान खुद पीएम मोदी ने इस मांग को अर्बन नक्सलियों की मांग बताया। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने इसे हिंदू समाज की एकता तोड़ने वाली मांग बताते हुए बटोगे तो कटोगे का नारा दिया। लेकिन 2024 के चुनाव में 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी 2040 पर रह गई और आखिरकार 30 अप्रैल 2025 को मोदी कैबिनेट ने जाति जनगणना कराने के फैसले पर मोहर लगा दी। कोई और वक्त होता तो मीडिया पूछता कि क्या मोदी जी भी अब अर्बन नक्सल हो गए हैं, लेकिन सब ने उसको मास्टर स्ट्रोक बताना शुरू कर दिया। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ ने भी इसका स्वागत किया, जो कहते थे कि यूपी में जाति जनगणना नहीं होने देंगे। योगी बीजेपी के लिए एक दूसरी मुसीबत और हैं, वे हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया। बीजेपी को 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा था, जहां वो 80 में से केवल 33 सीटें जीत सकी थी। सहयोगियों के साथ ये आंकड़ा 36 तक पहुंचा, जबकि समाजवादी पार्टी को अकेले 37 सीटें मिली और सहयोगी कांग्रेस को 6 सीटें, यानी कुल मिला के इंडिया गठबंधन को 43 सीटों पर सफलता मिली। इस सफलता के पीछे बड़ा हाथ अखिलेश यादव के पीडीए नारे का भी रहा, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को एक मंच पर लाने का प्रयास। अखिलेश यादव ने गैर यादव पिछड़ी जातियों को बड़ी तादाद में टिकट दिया,
जिससे ये एकजुटता धरातल पर उतर सकी। हाल ही में समाजवादी पार्टी गुर्जर सम्मेलन भी करा रही थी, जिससे योगी सरकार काफी परेशान लग रही थी। तो अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद उसे एक मौका मिल गया है। जाहिर है अब जाति सम्मेलन नहीं हो सकेंगे, लेकिन क्या बीजेपी का ये वाकई इरादा है कि जाति पर बात ना हो? बीजेपी के बड़े नेताओं के बयान बिल्कुल अलग है। ज़रा पीएम मोदी के कुछ बयानों को याद कीजिए। 2014 का जब चुनाव हो रहा था, वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में सामने आ गए थे, तो सार्वजनिक मंचों से अपनी जाति की उन्होंने दुहाई दी थी। वे जिस जाति से आते हैं वो पहले गुजरात में ओबीसी लिस्ट में नहीं थी, बाद में लाई गई और फिर 2000 के आसपास केंद्र में जब बीजेपी की सरकार थी तो उसे केंद्रीय सूची में भी लाया गया। फरवरी 2014 में कोलकाता रैली में उन्होंने कहा कि वे पिछड़े वर्ग से आते हैं। उस चुनाव की कई रैलियों में वो खुद को ओबीसी बताते रहे और ये सिलसिला पीएम बनने के बाद भी जारी है। देश के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो अपनी जाति की दुहाई सार्वजनिक मंचों से देते हैं। और योगी आदित्यनाथ 17 फरवरी 2022 को जब विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर था, तो उन्होंने आज तक को झांसी में एक इंटरव्यू दिया। उसमें कहा कि मैं अजय सिंह बिष्ट पैदा हुआ था, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ हूं। मुझे उत्तम कुल में जन्म होने पर गर्व है। उस समय आरोप लग रहा था कि वे अपनी जाति यानी क्षत्रियों का काफ़ी समर्थन करते हैं, उनको बेजा फ़ायदा पहुंचाते हैं। तब उन्होंने कहा, बहरहाल इसमें गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने कहा कि उत्तम कुल में जन्म होने पर गर्व है। यानी उनकी निगाह में कुछ कुल उत्तम होते हैं और कुछ उत्तम नहीं होते हैं या नीचे होते हैं, और वे जिस जाति यानी क्षत्रिय कुल में जन्मे वो ऊंचा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऊंच नीच की इस व्यवस्था को वे मान्यता देते हैं। ये वो बात है जो मनुस्मृति कहती है, और यही वो छिपा रहस्य है जो बीजेपी और उसके वैचारिक स्रोत यानी आरएसएस की जान है। आलोचक कहते हैं कि बीजेपी हिंदू एकता के नाम पर दरअसल सवर्ण प्रभुत्व बनाए रखना चाहती है। मनुस्मृति जैसा ग्रंथ यही सिखाता है। जो बीजेपी के प्रेरणा पुरुष सावरकर, वे मनुस्मृति को हिंदू लॉ बता चुके हैं। हिंदू लॉ, अगर हिंदू राष्ट्र बने तो मनुस्मृति ही कानून होगा। और आरएसएस, ये गोलवलकर जी हैं आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक, इनके ज़माने में जब संविधान बना तो उसका ये कहकर विरोध किया गया था कि इसमें मनुस्मृति का जिक्र नहीं है। मनुस्मृति जो स्त्रियों और शूद्रों को गुलाम बनाए रखने की सामाजिक व्यवस्था को धर्म बताती रही है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसका सार्वजनिक रूप से दहन किया था। तारीख थी 25 दिसंबर 1927। यह घटना महाराष्ट्र के महाड में हुई थी, जब अंबेडकर और उनके समर्थकों ने चवदार तालाब से पानी पीने के अधिकार के लिए आंदोलन किया था। अब इस तारीख को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्या जाति रैलियों पर रोक लगाने वाली बीजेपी बदल रही है? उसे हक है कि वो बदले, लेकिन केवल जाति का उल्लेख रोकने से काम नहीं चलेगा। जाति प्रथा बनी रहे और जाति का उल्लेख ना हो, ये कैसे मुमकिन है? ये तो ऐसा ही है कि आग लगे पर ताप महसूस ना हो, पानी में उतरे लेकिन कपड़े गीले ना हो। असल मुद्दा है जाति प्रथा का नाश। क्या आपने कभी आरएसएस या बीजेपी के किसी नेता के मुंह से जाति प्रथा के नाश का कोई नारा सुना है, या कोई ऐसा कार्यक्रम? आप सुनते कैसे जब इरादा है ही नहीं। निश्चित ही जातियों को समाप्त करना या उनका समाप्त होना देश के हित में है, लेकिन होगा कैसे? जातियों को या जाति प्रथा को समाप्त करने का तरीका क्या है, इसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर का हवाला देने वाले जस्टिस दिवाकर ने भी कुछ नहीं कहा। डॉक्टर अंबेडकर ने जाति का विनाश नामक अपने प्रसिद्ध भाषण में, जो बाद में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ है, उसमें कुछ लिखा है इसके बारे में। उन्होंने लिखा कि जाति व्यवस्था को खत्म करने का सबसे प्रभावी तरीका है अंतरजातीय विवाह। जब तक लोग अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं करेंगे, जाति की दीवारें मजबूत रहेंगी। ये किताब अभी भी मिलती है बड़े पैमाने पर, जाति भेद का उच्छेद, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट।
यह भाषण उन्होंने लाहौर के जात पात तोड़क मंडल के लिए लिखा था, लेकिन यह भाषण इतना क्रांतिकारी था कि जिस जाति पात तोड़क मंडल ने उन्हें आमंत्रित किया था उसने कहा कि अब आप ये भाषण नहीं दे सकते। तो उन्होंने उस भाषण को फिर प्रकाशित कराया डॉक्टर अंबेडकर ने खुद। डॉक्टर अंबेडकर ने इस अंतर्जातीय विवाह के कार्यक्रम को सामाजिक मिश्रण यानी सोशल एमलगेमेशन का आधार माना और कहा कि ये न केवल सामाजिक बल्कि जैविक एकता यानी बायोलॉजिकल इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरी है। 1940 में अंबेडकर ने बम्बई, जो अब मुंबई हो गया है, वहाँ पर एक अनुसूचित जाति सम्मेलन में कहा था कि जाति प्रथा को तोड़ने के लिए हमें अपने बच्चों को दूसरी जातियों में विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। ये एक क्रांति होगी। डॉक्टर अंबेडकर के साथ महात्मा गांधी के मतभेदों की चर्चा अक्सर होती है, लेकिन इस मुद्दे पर दोनों आश्चर्यजनक रूप से एक मत थे। गांधी ने अपने साप्ताहिक पत्र हरिजन में 16 नवंबर 1935 को एक लेख लिखा था जिसमें वो कहते हैं कि अंतर्जातीय विवाह हिंदू समाज की कट्टरता को तोड़ने का एक शक्तिशाली साधन है। ये जाति की दीवारों को ध्वस्त करेगा और लोगों को एक दूसरे के करीब लाएगा। 1930 और 40 के दशक में साबरमती और सेवाग्राम आश्रमों में, जो गांधी जी के प्रसिद्ध आश्रम हैं, उनमें कई अंतर्जातीय विवाह हैं। उसमें ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, दलित, गैर दलित, तरह तरह के विवाह हुए थे। कहा तो यह भी जाता है कि गांधी जी उसी विवाह में आशीर्वाद देते थे जो अंतर्जातीय हो। मनुष्य की बराबरी हमारी आज़ादी की लड़ाई का संकल्प था। इसमें जाति और धर्म के भेद को समाप्त करते हुए सबको नागरिक अधिकारों से लैस करने का इरादा था। इसलिए जब संविधान बना तो विशेष विवाह अधिनियम के तहत हर बालिग को जीवन साथी चुनने का अधिकार दिया गया। जाति और धर्म की कोई बाधा नहीं थी। यही वजह थी कि डॉक्टर अंबेडकर का हिंदुत्ववादियों ने जमकर विरोध किया। जब वे हिंदू कोड बिल के तहत हिंदू विवाह अधिनियम को लचीला करने की कोशिश कर रहे थे तो आरएसएस और तत्कालीन जनसंघ के नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर का पुतला फूंका। देश भर में विरोध आयोजित किया। आखिरकार डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। बहरहाल आज़ादी के बाद ये मुद्दा अभिव्यक्त होता रहा कई तरीकों से। आप हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, देश के प्रखर और प्रसिद्ध समाजवादी नेता। डॉक्टर लोहिया ने जाति व्यवस्था को भारतीय समाज की सबसे बड़ी बुराई कहा था। उन्होंने जाति तोड़ने का नारा दिया था और जगह जगह जाति तोड़ो सम्मेलन आयोजित कराए थे। आज के तमाम नेता उसी दौर के हैं जिन्होंने उस समय डॉक्टर लोहिया के प्रभाव से जाति हटा दी थी। चाहे लालू यादव हो या फिर नीतीश कुमार, अपने नाम के साथ वो जाति नहीं लगाते थे। भारत में जाति और वर्ग का आमतौर पर सीधा संबंध रहा है। जो नीची जातियां कहलाती हैं वे निम्न आर्थिक वर्ग भी रही हैं। कम से कम समूह में तो सच्चाई यही है। शिक्षा, जमीन, रोजगार या अन्य संसाधनों पर कब्जा ऊंची जातियों से बने ऊंचे वर्ग का रहा है। यानी दोनों में एक सीधा संबंध हमें नजर आता है। तो क्या योगी आदित्यनाथ को जाति रैलियों से परेशानी इसलिए है कि इससे हिंदुत्व के नाम पर वोट बटोरने की रणनीति कमजोर पड़ती है? आखिर वे बीजेपी से पहले हिंदू युवा वाहिनी के ही नेता थे। हिंदू एक रहे पर जाति की बात ना उठे, ये तो शातिर दांव है। अगर हिंदुओं की एकता की राह में जाति बाधा है तो जाति तोड़िए। वैसे एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, जब उत्पीड़ित जातियां संगठित होती हैं, कोई रैली करती हैं, तो वे जाति के आधार पर हुए ऐतिहासिक अन्याय के विरोध को स्वर दे रही होती हैं। लेकिन जब कथित ऊंची जातियां संगठित होकर शक्ति प्रदर्शन करती हैं तो वे अन्याय की ऐतिहासिक व्यवस्था पर गर्व जता रही होती हैं। तो दोनों को एक बताना दरअसल जाति व्यवस्था को बनाए रखने की एक शातिर चाह है। आज के लिए बस इतना ही। सच्चाई बताने का, सच बयानी का हमारा ये प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा हो तो शो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.